नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल बल बुद्धि विद्या पीसीएस पर। दोस्तों, जैसा कि हम इस चैनल पर आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर सीरीज जो जुलाई 2024 से जून 2025 तक है, तो इसमें हम जो है सूक्ष्म दृष्टि वाले राष्ट्रीय और इंटरनेशनल टॉपिक जो है कर चुके हैं। तो इसके बाद में अभी जो है हम क्या करेंगे, अभी हम बाइट टॉपिक करेंगे, जिसमें पहला जो है हम कर रहे हैं राष्ट्रीय परिदृश्य यानी कि नेशनल इवेंट्स। जितने जितने टॉप घटनाएं हुई हैं, जैसे कि पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता वाले राज्य कौन से बने हैं, पहलगाम अटैक कहाँ हुआ है, या फिर आपके जो है जितनी भी मोस्टली बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, जैसे प्लेन क्रैश हुआ है अहमदाबाद में, तो ये सब अब हम देखेंगे। तो इसमें जो है बहुत ही आपको जो है मजा आने वाला है, और मैंने बहुत अच्छे नोट्स इसके बनाए हैं। अगर आप आई दृष्टि पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें जो है उन्होंने बहुत डीपली दिया है, लेकिन मैंने उसमें से निचोड़ निकाल के ये नोट्स बनाए हैं। तो इसे सीरीज को काफी लोगों द्वारा प्यार भी दिया जा रहा है, बहुत अच्छा, और जो है इसको बहुत अच्छे से सपोर्ट भी मिल रहा है। तो मेरे अंदर भी आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है, और मैं अच्छा अच्छा कंटेंट तैयार करके आपके लिए ला रहा हूँ। तो आप भी इस सीरीज के लिए अगर नए हैं, इसको शुरू से फॉलो कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले सही वीडियो आपको जो है टाइम पर मिल जाएं। तो यह जो है 12-13 दिन में टोटल हम जो है कंप्लीट कर लेंगे मेन मेन इस किताब का जो है निचोड़। बाकी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो जैसे संक्षिप्तियां हैं, तो मैं उसके नोट्स आपको हैंड रिटन, और इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल है बल बुद्धि विद्या पीसीएस, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसमें आपको मिल जाएगी। लेकिन आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, जिससे आपको इससे जो है काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला पॉइंट है मिजोरम, गोवा और लद्दाख में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता। ठीक है, तो पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता वाला जो टॉपिक है, यह किस इनिशिएटिव के दौरान जो है मतलब शुरू किया गया है। सबसे पहले तो यह क्या है, यह जानेंगे। तो यह एक उल्लास कार्यक्रम है। इसके तहत जो है यह शुरू हुआ है। तो उल्लास की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, तो वह है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, यानी कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। नए भारत का साक्षरता कार्यक्रम, जिसे उल्लास बोला जाता है, इसकी शुरुआत हुई थी 2022 में। और इसका पर्पज है कि 15 वर्ष से अधिक आयु के जितने भी हमारे नागरिक हैं, यानी कि 15 वर्ष से अधिक आयु के करोड़ों नागरिक को केवल पढ़ाना लिखाना नहीं है, इससे ऊपर जीवन कौशल और संख्या ज्ञान तक विस्तृत करना है। यानी कि पढ़ने लिखने से भी अलग जीवन कौशल और संख्या ज्ञान तक विस्तृत करना इसका जो है पर्पज है। और इसमें जो शर्त रखी गई है वह है किसी भी राज्य को कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा तब दिया जाएगा जब वहां की साक्षरता दर 95% से अधिक हो। ठीक है, और इसके घटक जो है 5 हैं, जिसमें पहला घटक है आपका आधारभूत साक्षरता, सांख्यात्मक ज्ञान और मौलिक जीवन कौशल, और बुनियादी शिक्षा एवं व्यावसायिक कौशल निरंतर शिक्षा। ठीक है, ये इसके 5 घटक है। और इसमें अगर हम बात करें कि पहला राज्य कौन बना है पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता वाला, तो वह है आपका मिजोरम, दूसरे पर है गोवा, और तीसरे पर है त्रिपुरा। यानी कि पहला राज्य ही पूछता है वैसे, तो पहला राज्य आप याद रखेंगे मिजोरम। पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता वाला राज्य कौन बना है, मिजोरम। ये क्वेश्चन आपका आरओ में आने की 101% चांस है, और आने वाले जितने भी एग्जाम है तो इसको जरूर आप याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम यूटी की बात करें यानी केंद्र शासित प्रदेश की, तो उसमें पहला बना है आपका लद्दाख, पहला और एकमात्र यही है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर साक्षरता में तो केरल है अव्वल, तो वह जो है ऐतिहासिक रूप से पहला 100% वाला साक्षर राज्य है केरल। लेकिन आधुनिक रूप से अगर हम देखें, तो पूर्ण कार्यात्मक साक्षर वाला राज्य है आपका मिजोरम। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। इस उल्लास कार्यक्रम में जो है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 2020, उसमें जो है लक्ष्य दिया गया है कि 2030 तक 100% वयस्क साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो 100% वयस्क साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2030 तक। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान हत्या दिवस। दोस्तों, संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है,
2025 को इसकी घोषणा हुई है, 25 जून को मनाने की। और यह घोषणा की है गृह मंत्रालय ने। गृह मंत्रालय ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है। क्यों की है, इसका रीजन जान लेते हैं। क्योंकि इस दिन जो हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनकी केंद्र सरकार ने 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की थी। और ऐसा कहा जाता है कि सत्ता का घोर दुरुपयोग भी हुआ था इस दौरान, जबकि लाखों लोगों को बिना किसी कारण के, यानी कि अकारण, जेल में डाल दिया गया था। तो इस घटना के चलते ही 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला लिया गया है। और उस टाइम तत्कालीन राष्ट्रपति पूछ सकता है, तो उस टाइम 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति थे आपके फखरुद्दीन अली। ठीक है, यह आपातकाल की घोषणा हुई थी 25 जून 1975 को, जबकि इस आपातकाल की को समाप्त किया गया था मार्च 1977 में। ठीक है, नेक्स्ट है आपातकाल की बात हुई है तो आपातकाल के बारे में जान लेते हैं। आपात उपबंध भाग 18 में है संविधान के, आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक। आर्टिकल 352 में है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, और इसकी घोषणा अभी तक 3 बार हुई है। 1962 में हुई है, 1971 में हुई है, 1975 में हुई है। इसका कारण था युद्ध। यह जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है 3 कारण से लगता है, या तो युद्ध हो देश में, या फिर कोई बाह्य आक्रमण हो, या फिर सशस्त्र विद्रोह, यानी कि आंतरिक अशांति बनी हुई हो। तो आंतरिक अशांति के स्थान पर जो है सशस्त्र विद्रोह को शामिल किया गया है। ठीक है, पहले आंतरिक अशांति था, लेकिन अब इसमें सशस्त्र विद्रोह है, जो 44वें संविधान संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित हुआ है। आपात उपबंध की घोषणा करता है राष्ट्रपति संघीय मंत्रिमंडल के लिखित प्रस्ताव पर। दूसरे नंबर पर आपातकाल लगेगा दोस्तों वित्तीय आपातकाल। ठीक है, और तीसरे नंबर पर दोस्तों आपातकाल लगेगा राष्ट्रपति शासन, जिसे आर्टिकल 356 के कारण लगाया जाता है। ठीक है, और उसका कारण रहेगा राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता। किसी राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र की विफलता हो रही है तो वहां पे राष्ट्रपति शासन 356 आर्टिकल के तहत लगा दिया जाएगा। ठीक है, आपातकाल के उद्घोषण का संसद के द्वारा अनुमोदन कब किया जाएगा, यानी कि एक तो राष्ट्रीय आपातकाल की दशा में किया जाएगा, और दूसरा आपका जो है राष्ट्रपति शासन एवं वित्तीय आपातकाल की दशा में किया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है, यानी कि संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से 1 माह के भीतर लगता है। ठीक है, और जबकि राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल में शर्त है कि यह संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से 2 माह के भीतर इसका अनुमोदन होता है। ठीक है, एक दिवस और घोषित हुआ है हाल ही में, हैदराबाद मुक्ति दिवस। हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को घोषित किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि 17 सितंबर 1948 को, देखो देश आजाद हुआ था 1947 में, लेकिन उसके बाद भी जो है हैदराबाद को मुक्त नहीं किया गया था। वह जो है मतलब निजाम के शासन के अधीन था। तो ऑपरेशन पोलो चलाया गया 17 सितंबर 1948 को, और ऑपरेशन पोलो के तहत निजाम के शासन से मुक्ति दिलाई गई आपको हैदराबाद को। तो हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाता है आपका 17 सितंबर को। नेक्स्ट टॉपिक है आपका देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल। ठीक है, तो यह जो है आपका लॉन्च किया गया है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड मानेसर संयंत्र गुरुग्राम हरियाणा में। और इसको जो है लॉन्च किया है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। इसमें जो है यह जो संयंत्र है यह 10 किलोमीटर रेल लिंक के द्वारा पटली स्टेशन से जुड़ेगा, और इसकी क्षमता है आपकी, यह प्रति वर्ष 4.5 लाख वाहनों को सीधे मालगाड़ी में लाकर भेजने की इसकी क्षमता है। ठीक है, तो और इस टर्मिनल को जो है पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान 2021 आप सभी जानते हैं, इसके तहत विकसित किया गया है। और यह जो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब का उदाहरण है। नेक्स्ट टॉपिक है एयर इंडिया ड्रीम लाइनर विमान विमान दुर्घटना A1-171। देखो आप सभी को अभी बहुत ज़्यादा हाईलाइट में रहा था कि एयर इंडिया का एक प्लेन क्रैश हुआ गया था अहमदाबाद में, काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हुई थी। तो यह घटना जो है करंट अफेयर्स की दृष्टि से काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है। तो इसको जानते हैं कब ये घटना हुई और क्यों हुई और क्या इसका कारण था। ठीक है, तो यह घटना हुई थी 12 जून 2025 को। डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और इसमें जो प्लेन था वह था एयर इंडिया फ्लाइट का, जिसका नाम है A1-171, और मॉडल था बोइंग का 787-8 ड्रीम लाइनर। ठीक है, और यह जो है प्लेन है यह अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से उड़ा था गेटविक लंदन के लिए। और जैसे ही इसने उड़ान भरी कुछ ही दूरी पर यह जो है 1:38 पर बीजे मेडिकल कॉलेज है, उसका हॉस्टल है अहमदाबाद में, वहां पर यह क्रैश कर गया। ठीक है,
इसमें जो है कुल 242 यात्री बैठे थे, 230 यात्री थे और 12 कर्मी थे। यानी कि 242 जो है सवार इसमें प्लेन में थे, जिसमें 230 तो यात्री थे और 12 जो है उसके प्लेन के जो है कर्मचारी थे। ठीक है। इसमें से जो है मृत्यु हुई है 241 की, और जिसमें 169 भारत के मरे हैं और 53 यूके के, 7 पुर्तगाली और एक कनाडियन व्यक्ति मारे गए हैं। जबकि इसमें जो एकमात्र व्यक्ति जीवित बचा है जिसका नाम है विश्वास रमेश, यह भारतीय मूल के ब्रिटिश यात्री हैं। ठीक है। इसमें जो है एक चर्चित व्यक्ति भी खत्म हुए हैं जिनका नाम है विजय रूपाणी, यह गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे और यह मुख्यमंत्री थे 2016 से 2021 तक। ठीक है। यह जो प्लेन क्रैश हुआ है इसमें मतलब ये हॉस्टल के ऊपर गिरा था, तो हॉस्टल में रह रहे छात्र व डॉक्टर समेत कुल इसमें 280 से अधिक लोगों की मौत हुई है। इसकी जो जांच दी गई है वह नगर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए और नगर विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो एआईवी को दी गई है। इस विमान का नाम बोइंग 787 ड्रीम लाइनर है और यह द्वि इंजन विमान है। दीर्घ मार्ग विमान था ये, यानी कि यह लंबे दूरी की यात्रा जो है कर सकता था, और इसमें जो है 2011 में इसको वाणिज्यिक सेवा में जो है शामिल किया गया था। एयर इंडिया जो है पीड़ित परिवारों को, जो इसमें मृत्यु हुई है जिन परिवारों के लोगों की, तो उनको जो है 25 लाख रुपए देगा, जबकि टाटा सन्स 1 करोड़ रुपए देगा। इसमें प्लेन में एक फ्लाइट रिकॉर्डर लगा रहता है, जैसे कोई प्लेन अगर दुर्घटना हो गई किसी प्लेन की, तो उसमें उसकी जांच के लिए, उसके मतलब थोड़ी जानकारी के लिए एक फ्लाइट रिकॉर्डर लगा रहता है, जो एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डर रहता है। एक प्रकार का यह उपकरण है। इसे ब्लैक बॉक्स की संज्ञा भी दी गई है। इसमें दो चीजें लगी होती है, एक तो एफडीएफ, एक सीबीआर। एफडीएफ बोले तो फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, जबकि सीबीआर बोले तो कॉकपिट वॉइस। यह दोनों ही चीजें इसमें लगी होती हैं। यह नारंगी रंग का होता है और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि जब कोई प्लेन क्रैश होता है तो उसमें एकदम से आग लग जाती है, जिससे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यह 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक सहन कर सकता है, और जबकि 3400 जी तक की टक्कर को सहन करने में सक्षम है। इस दुर्घटना के बाद यह आसानी से खोजा जा सकता है। यानी कि कोई अगर प्लेन क्रैश हो गया तो उसके नमूने या फिर उसकी जानकारी, अगर हमें प्लेन में क्या गड़बड़ी थी क्या नहीं थी, तो उसकी जानकारी के लिए ब्लैक बॉक्स लगाया जाता है, जिसे फ्लाइट रिकॉर्डर भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये थोड़ी जानकारी थी। और अगर हम इससे पहले की घटनाओं की बात करें कि इससे पहले हवाई त्रासदी यानी कि हवाई दुर्घटना कब हुई थी, तो भारत में हुई थी 1996 में सबसे बड़ी दुर्घटना, जिसमें चरखी दादरी जो दो विमान हैं जो आपस में टकरा गए थे, जिसमें 349 लोगों की मृत्यु हुई थी। उसके बाद 1985 में एयर इंडिया में जो है बम कांड हुआ था, जिसमें 329 लोगों की मृत्यु हुई थी। उसके बाद में 1978 में एयर इंडिया के ही मुंबई में दुर्घटना हुई थी, जिसमें 213 लोग मारे गए थे। और उसके बाद में 2010 में एक मैंगलोर में दुर्घटना हुई थी, जिसमें जो है 158 लोग मरे थे। ठीक है। तो कुल मिला के जो है ये मेन जो मेजर घटनाएं थी ये 4 थी, जबकि छोटी मोटी घटनाएं तो आए दिन होती रहती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने दी जनजातीय जनगणना की अनुमति। केंद्र सरकार इस बार जो जनगणना कराएगी वह जनजातीय जनगणना कराएगी। यह मतलब जातिगत जनगणना पर आधारित होगी। ठीक है। यह 1931 की जनगणना के बाद जातिगत आंकड़े नियमित जनगणना में शामिल नहीं किए गए थे। यानी कि 1931 के बाद जितनी भी जनगणना हुई थी उसमें जातिगत आंकड़े शामिल नहीं किए गए थे। 1931 के बाद यह पहली बार है कि जब जातिगत जनगणना आंकड़े जो है जनगणना में शामिल किए जाएंगे। जनगणना शब्द जो है संघ सूची का विषय है और इसे आर्टिकल 246 में रखा गया है, और 7वीं अनुसूची का यह विषय है। इसमें जो है जनगणना अधिनियम 1948, जबकि नियम 1990 के तहत प्रतिबंधित किया गया है। 16 जून 2025 को वर्ष 2027 में इसकी जो है अधिसूचना जारी हुई है कि यह जनगणना 2 चरणों में होगी। पहला चरण जो है वह हिमालय क्षेत्रों में, जैसे कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी, जबकि पूरे देश में 1 मार्च 2027 से पूरे देश में शुरू हो जाएगी। ठीक है। अगर जनगणना को आपको थोड़ा विस्तार से देखना है तो आप जो है हमारे डेली वाले नोट्स देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत कुछ पॉइंट और ऐड ऑन किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, चिनाब रेल पुल विश्व का सर्वाधिक ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज। ठीक है। तो चिनाब ब्रिज के बारे में मैंने आपको सूक्ष्म दृष्टि में बताया था, चूंकि यहाँ पे ये पॉइंट फिर से आ गया है तो मैंने यहाँ पे फिर से एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ, पता तो आपको पहले से ही है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है, जम्मू कश्मीर में है। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया है और उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का हिस्सा है। और इसकी नदी तल से ऊंचाई है आपकी 359 मीटर। यह ऊंचाई ही पूछेगा एग्जाम में। और लंबाई है इसकी 1315 मीटर, जबकि मुख्य आर्क की लंबाई है इसकी 467
मीटर। यह चेनाब नदी पर बनाया गया है और इसका निर्माण किया गया है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन द्वारा। ठीक है। कटरा श्रीनगर और श्रीनगर कटरा, यहाँ पे दो वंदे भारत ट्रेन चलेंगी, मैंने आपको पहले ही बताया था। और यह जो है टेक्ला सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है इसे बनाने में। जबकि एफिल टावर से इसकी ऊंचाई 35 मीटर ज्यादा है। और 2003 में तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा इसे मंजूरी दी गई थी। विश्व के सर्वाधिक ऊंचे रेलवे ब्रिज की बात करें तो दादेहू है, जो चुआनजोंग चीन में है, 380 मीटर ऊंचा। लेकिन यह आर्च ब्रिज नहीं है। आर्च ब्रिज बोले तो इस प्रकार का होता है यह, इस प्रकार का, ठीक है, वक्राकार। और जो सीधे ब्रिज होते हैं एक प्रकार के, जो सीधे होते हैं, ठीक है। तो यह आर्च ब्रिज नहीं है। आर्च ब्रिज है आपका नाजी है, जिसकी ऊंचाई है 310 मीटर ऊंचा, और यह है गुई झोउ चीन में। ठीक है। नेक्स्ट है घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना। यह पीएम मोदी द्वारा लॉन्च की गई है, कानपुर उत्तर प्रदेश में इसका उद्घाटन हुआ है। यह एक कोयला आधारित सुपर क्रिटिकल बिजली संयंत्र है। यह जो है 660 मेगावाट की एक इकाई है, कुल इकाई होंगी तीन। ठीक है। और इसे जो संचालित कर रही है वह नए वैली यूपी पावर लिमिटेड कंपनी इसको संचालित कर रही है। इसकी 75% बिजली यूपी को मिलेगी, जबकि 25% बिजली अदर स्टेट को मिलेगी। इसमें तीन इकाई जो है प्रति वर्ष 14,000 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन करेंगी। और इसे जो कोयले की आपूर्ति की जाएगी वह की जाएगी पचवारा साउथ कोल ब्लॉक, दुमका, झारखंड से। नेक्स्ट है लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन 2025। यह हुआ है आपका भोपाल में, पीएम मोदी ने इसका संबोधन किया है। और अहिल्याबाई देवी की जो है 300वीं जयंती पर इसका आयोजन किया गया है। कोलकाता टकसाल द्वारा एक सिक्का भी ढाला गया है 300 रुपए का, जिसे जो है अहिल्याबाई होलकर का उस पे जो है चित्र उत्कीर्ण किया गया है। राष्ट्रीय अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार जन जयमती कश्यप जो बस्तर से हैं उनको दिया गया है। और महिला उद्यमी हेतु 2024 में इनके नाम पर एक योजना भी शुरू की गई थी, अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप योजना शुरू भी हुई थी। ठीक है। इनके नाम पर इंदौर के हवाई अड्डे का नाम भी रखा गया है, अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर का है। ठीक है। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की यह 300वीं जयंती थी 31 मई 2025 को। अहिल्याबाई होलकर के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। इनका जन्म हुआ था 1725 अहमदनगर महाराष्ट्र में। और विवाह कर दिया गया था 8 वर्ष की आयु में खांडेराव होलकर से, जिन्होंने शासन किया था 1767 से 1795 तक मालवा पर और होलकर साम्राज्य के अधीन। जबकि इनकी राजधानी थी महेश्वर, जो है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इन्होंने काशी विश्वनाथ, बद्रीनाथ, सोमनाथ जैसे 250 मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, सती प्रथा का विरोध किया और विधवा अधिकार पे जो है बात की। और महेश्वर साड़ी जो इनके राजधानी की थी उसकी प्रसिद्धि पर इन्होंने कार्य किया। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जो है, ये इनके बारे में जो है फैक्ट्स थे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है ताप्ती बेसिन मेगा पर रिचार्ज परियोजना। यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की एक संयुक्त पहल है। बांध निर्माण इसमें जो है, इसका जो प्रमुख लक्ष्य है वह है कि बांध निर्माण से हटकर, यानी कि बांध निर्माण से हटकर यह जो है भूजल को पुनर्भरण करेंगे और उसके तहत जल संरक्षण को प्रोत्साहित किया जाएगा। यह विश्व की सबसे बड़ी भूजल पुनर्भरण योजना की इसको जो है संज्ञा दी जा रही है। अगर हम अन्य अंतर्राज्यीय नदी जल परियोजनाओं की बात करें तो केन और बेतवा, यह मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बीच है। जबकि पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना यह मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में है। ताप्ती नदी के बारे में बात करें तो यह पश्चिमी वाहिनी नदी है। यह सतपुड़ा से इसका उद्गम होता है, मुलाई क्षेत्र से। और यह 724 किलोमीटर बहकर जो है खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर गिर जाती है। ठीक है। यह नर्मदा नदी के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। और इसकी सहायक नदी के बारे में बात करें तो पूर्णा, गिरना, पंजरा और अनेर इसकी सहायक नदी हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में छठी सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना की गई है। ठीक है भाई। इससे पहले 5 कंडक्टर यूनिट की स्थापना हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में पहली यूनिट है, और जबकि देश में जो है छठी सेमीकंडक्टर यूनिट है। ठीक है। तो इसे जो है उत्तर प्रदेश में जो है स्थापित किया है HCL कंपनी और फोक्सोन कंपनी जो ताइवान की है, इन दोनों ने मिलकर इसको स्थापित किया है। कहाँ किया है? यमुना एक्सप्रेस विकास प्राधिकरण के निकट जेवर एयरपोर्ट नोएडा के पास इसको स्थापित किया गया है। इसका लक्ष्य है कि यह ई उपकरण जैसे लैपटॉप, मोबाइल, पीसी, इनके निर्माण हेतु यह जो है कार्य करेगा। और इनकी जो है अन्य इकाई जो 5 हैं वह कहाँ कहाँ लगी हैं?
पहली लगी थी माइक्रोन एटीएमपी साणंद गुजरात में 2023 में। उसके बाद में टाटा धोलेरा गुजरात में लगी, फिर मोरीगांव असम में लगी, फिर साणंद गुजरात में लगी, और उसके बाद में कीनेस साणंद गुजरात में लगी। यानी कि 3 इकाई तो साणंद गुजरात में लगी है, जबकि चौथी एक लगी है मोरीगांव असम में, एक धोलेरा गुजरात में, और जो है छठी लगी है आपकी उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश वाली बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एग्जाम आप देने जा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जन सुरक्षा योजना। जन सुरक्षा योजना जो जन कल्याण के लिए सुरक्षा के तौर पर योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसमें 3 योजनाएं हैं: पीएम जन जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना। इन तीनों ही योजनाओं को 9 मई 2015 को पीएम मोदी द्वारा जो है शुरू किया गया था, और इन तीनों योजनाओं को 2025 में 10 साल पूरे हो गए हैं। तो यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है आपके एग्जाम के लिए। तीनों योजनाएं, इनकी कब शुभारंभ हुआ था, इनका क्या लक्ष्य है, क्यों शुरू की गई थी, इनके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना क्यों शुरू की गई थी? इसलिए की गई थी कि यह जो है मृत्यु, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर बीमा कवर जो है प्रदान करती है। इसकी शर्त है कि इसमें 18 से 50 वर्ष के व्यक्ति जो है शामिल हो सकते हैं, और उनको 2 लाख रुपए तक का एक वार्षिक टर्म जो है जीवन बीमा मिलता है। इसमें जो है ग्राहक को प्रति वर्ष 436 रुपए का प्रीमियम देना होता है, और अभी तक जो है 9 लाख से अधिक परिवारों के लिए 18,398 करोड़ रुपए की बीमा राशि इसमें प्रदान की गई है, जबकि 23.6 करोड़ लोगों ने नामांकन किया है अप्रैल 2025 तक। अगली योजना है पीएम सुरक्षा बीमा योजना। इसकी जो है खासियत यह है कि यह दुर्घटना बीमा योजना है। यह 2 लाख रुपए तक का बीमा जो है देती है। इसमें जो है शर्त यह है कि 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच प्रति व्यक्ति को प्रति वर्ष 20 रुपए का प्रीमियम देना होता है, और 51 करोड़ से ज्यादा लोगों ने जो है इसमें नामांकन किया है अभी तक, और इसमें जो है 3121 करोड़ रुपए की सहायता दी जा चुकी है। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना भी जो है एक मतलब बीमा या पेंशन के तौर पे योजना है, और इसमें शर्त है कि इसमें 18 से 40 वर्ष के बीच के आयु के लोग शामिल हो सकते हैं, जबकि इसमें जो है 60 वर्ष की आयु अगर कोई लोग पूरी कर लेता है, तो उसके बाद मृत्यु तक, यानी कि जब तक उनकी मृत्यु होगी तब तक 1,000 रुपये प्रति माह से लेकर 5,000 रुपये प्रति माह तक की न्यूनतम पेंशन दी जाएगी। देखो दोस्तों, एक समिट हुआ है इंडिया में पहली बार, और विश्व का भी पहला समिट है, जिसे विश्व श्रव्य दृश्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025, यह 1 मई से 4 मई तक हुआ है। और कहाँ हुआ है? यह हुआ है आपका मुंबई में। यह पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन है, और यह कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज मूल मंत्र पर आधारित है। यह शुरू हुआ है महाराष्ट्र दिवस पर सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा। इसमें जो है लक्ष्य रखा है भारत ने कि 2029 तक 50 अरब डॉलर के बाजार का लक्ष्य रखा है। यह कला से कोड की थीम पर कार्य करेगा, और इसमें जो है भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान की नींव भी रखी गई है मुंबई में। और इसमें जो है न्यूजीलैंड में जो एक समझौता भी हुआ है न्यूजीलैंड और भारत के बीच में, कि न्यूजीलैंड में पहली बार भारतीय फिल्म महोत्सव का प्रस्ताव रखा गया है कराए जाने का। और जबकि इंडो ब्रिटिश समझौता हुआ है, जिसमें इंडो ब्रिटिश एक फिल्म है देवी चौधुरानी देवी चौधुरानी की घोषणा भी की गई है। ठीक है। देखो, 3 योजनाएं मैंने आपको बताई थी जिनको 10 साल पूरे हुए हैं। एक तो थी आपकी पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, एक थी पीएम सुरक्षा बीमा योजना, एक थी अटल पेंशन योजना। तो तीनों के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। ठीक है। और इसके बाद अलग जो है जो अन्य योजनाएं हैं जो सामाजिक सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए शुरू की गई थी, उनके बारे में अगर बात करें, क्योंकि इनका जो है ना, योजनाओं का क्या पूछता है, देखो, एक तो पूछ लेगा कि कब शुरू हुई थी, एक पूछ लेगा कौन सा मंत्रालय ने शुरू करी, और एक पूछ सकता है क्यों शुरू हुई थी, क्या पर्पज है। और ज्यादा से ज्यादा अगर डीप बनाएगा तो उसका लक्ष्य पूछ लेगा कि कितना लक्ष्य हासिल हुआ। ठीक है। लेकिन 3 चीजें तो आपको पता ही होनी चाहिए: योजना कब शुरू हुई और कौन से मंत्रालय ने की। ठीक है। और अगर मिलान कोई पूछेगा, मान लो कथन दे दिए, लक्ष्य उक्ष्य क्या है ये सब, तो अगर आपको 3 चीजें पता है ना, तो चौथी चीज आप जो है खुद नोमिनेट उसमें से इलिमिनेट कर लोगे। ठीक है। तो कुछ योजनाएं हैं महत्वपूर्ण मोदी सरकार की, तो इनके बारे में देख लेते हैं। मोदी सरकार की भी हैं, कुछ पहले जो सरकारें थी उनके योजनाएं भी हैं। तो पहली है इसमें प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। यह 2019 में अभी हाल ही में शुरू हुई है, और इसे जो है शुरू किया है, श्रम आ गया है योजना में, तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने शुरू किया है। नेक्स्ट है व्यापारियों और स्वरोजगार व्यक्तियों के लिए एनपीएस ट्रेडर्स 2019 योजना। यह भी 2019 में शुरू हुई थी। चूंकि ट्रेडर्स स्वरोजगार की बात हुई, तो यह भी जो है स्व रोजगार एवं श्रम मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है।
देखो, एक चर्चित योजना पीएम किसान योजना, सभी मोस्टली लोग हम जो है मिडिल क्लास फैमिली से ही आते हैं, तो मोस्टली लोगों की जो है किस्त आ रही होंगी पीएम किसान योजना के तहत। तो यह जो किस्तों वाली स्कीम शुरू हुई है, यह की है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। यह 2017 में शुरू हुई थी। मातृ की बात आई है तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। यह आपको मैंने सूक्ष्म दृष्टि में बताई थी, 2017 में शुरू हुई थी वित्त मंत्रालय द्वारा। और इसके द्वारा जो है एलआईसी के माध्यम से बीमा कवर किया जाता है, मतलब स्वास्थ्य जो कार्ड बनाए जाते हैं, ठीक है, स्वास्थ्य वाले। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, एनएचएम, 2013 में शुरू किया गया था, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है जननी सुरक्षा योजना, 2005 में शुरू की गई थी। यह भी सुरक्षा की बात हुई तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, एनएसएपी, 1995 में शुरू की गई थी, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। तो दोस्तों, ये था आपका आज का निचोड़। अगर इन्हीं करंट अफेयर्स को आप आई दृष्टि से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप पढ़ सकते हैं, स्वतंत्र है, आप कुछ भी करें। लेकिन ये जो है निचोड़ था, ये मतलब सार था जिसे बोलते हैं। यही अगर आप करंट अफेयर्स वहां पे पढ़ने जाओगे तो कई घंटे लगेंगे, लेकिन मैंने इसको बहुत ही कम समय में इसको आपको कवर करा दिया है, और इसके शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए थे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि इनके बारे में डिटेल्ड और कुछ इनमें स्टैटिक जीएस भी मैंने ऐड किया है। जैसे ताप्ती के बारे में, कौन सी सहायक नदी है, कहाँ से निकली, कहाँ को गई। और आपका जो है लोक माता अहिल्याबाई देवी के बारे में बताया। तो ये सब जो है इसमें महत्वपूर्ण चीजें थी। तो आप इन वीडियो को रेगुलर देखिए। मैं आपको थोड़ा सा फोर्स करके ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में देखो, आपने अभी तक करंट अफेयर्स कहीं से ही पढ़ा हो, मान लो घटना सार पढ़ी हो, या फिर आपने जो है क्रॉनिकल पढ़ी हो, या आपने हमारे ही नोट्स पढ़े हो डेली वाले, तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन रिवीजन के तौर पे आई दृष्टि को आपको पढ़ना ही चाहिए। और आई दृष्टि की अगर वीडियो इस टाइप की, यानी कि कोई भी, या फिर मैं ही बना रहा हूँ, तो इससे बड़ी संजीवनी की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह संजीवनी का काम करेगी। आप जो है अपना अलग टाइम जो है अदर सब्जेक्ट को दीजिए, आप हिंदी तैयार कीजिए, आप जीएस तैयार कीजिए। लेकिन अगर आपका कम टाइम में और ये सब जो है निचोड़ आपको जो है मिल रहा है, आपको जो है अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, और जो है बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियो टाइम पर मिलती रहे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। और इसकी पीडीएफ, और जो है इसके अलावा जो पिछली पीडीएफ है, वह सभी आपको, एवं अन्य नोट्स की पीडीएफ या फिर गाइडेंस आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल बल बुद्धि विद्या पीसीएस पर मिल जाएगा। और अगर आपका कोई भी अभी भी डाउट है, या क्वेरी है, या आपको कुछ वर्ड्स बोलने हैं इसकी प्रशंसा में, या इसके जो आपको अच्छा लगा हो कंटेंट, जिससे कि हमारे आत्मविश्वास में भी वृद्धि हो, तो आपको अगर कोई भी इसके बारे में रिव्यू करना है, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट कर सकते हैं। मैं हर किसी का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू सो मच हमारी सीरीज के साथ बने रहने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान।